नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा में। मेरा नाम नीरज है और 2024 की बिसात बीत चुकी है। लोकसभा चुनाव के लिए दोनों तरफ से यानी पक्ष और विपक्ष की तरफ से अपने अपने पास से अपने अपनी रणनीतियाँ सामने आने लगी हैं। INDIA यानी इंडिया, जो विपक्ष ने एकजुटता एक बनाई है, एक महागठबंधन बनाया है, उसकी बैठकें लगातार चल रही हैं और उसमें बहुत सारे मुद्दे, स्ट्रैटेजी, कमेटी, संयोजक, तमाम चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। दूसरी ओर NDA, जिसके नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के नेतृत्व में है, उसकी तरफ से भी तगड़ी तैयारियां चल रही हैं। तो 2024 के लोकसभा चुनाव के बहुत सारे विश्लेषण, बहुत सारे अलग अलग एनालिटिकल डिटेल्स, सर्वे भी प्री पोल आ जाते हैं, वो सब हम लोग देखते सुनते रहते हैं। लेकिन मतदाता के मन को समझना, एग्जैक्टली ग्राउंड पे क्या हो रहा है उसको समझना बहुत ही कठिन काम है। फंडामेंटल साइंस में तो आप प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट करके उसका एक परिणाम निकाल लेते हैं, लेकिन सोशल रिसर्च में चूंकि सब्जेक्ट ही कांस्टेंट नहीं है, तो उसको समझना, उसको मन को पढ़ना बहुत ही कठिन काम होता है। इसलिए लगातार हम लोग विश्लेषण करते हैं, बड़े बड़े जानकारों से समझने की कोशिश करते हैं कि मूड ऑफ द नेशन है क्या इस समय, देश की सोच क्या है इस समय, सत्ता पक्ष के बारे में, विपक्ष के बारे में, इश्यूज़ के बारे में, कोई नई चीज़ सोच रहे हैं, लोगों की अपेक्षाएं आकांक्षाएं क्या हैं, कौन पूरा कर सकता है। ऐसे बहुत सारे सवाल चुनाव के लिए या चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जिसके आधार पर वोटर मन बनाता है और वोट करता है। तो परिणाम तो हमें खैर जब चुनाव होंगे तब पता चलेगा, लेकिन उससे पहले इसको समझने की हमें कोशिश करते हैं। इसलिए शो का नाम ने महाविश्लेषण रखा है, क्योंकि इसमें दो बहुत ही बड़े जानकारों को हमने शामिल किया, जिनके थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ इस चर्चा में, इस एनालिसिस को करने के लिए हैं एक्सेस माई इंडिया के फाउंडर और CMD प्रदीप गुप्ता जी और अंबेडकर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अभय दुबे जी। प्रदीप जी का एक परिचय और है, वो परिचय मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि प्रदीप जी एग्जिट पोल करते हैं, उससे पहले अपनी कोई राय नहीं रखते हैं, लेकिन एग्जिट पोल इनके इतने सटीक होते हैं कि 94% का स्ट्राइक रेट है। अब इतना तो फंडामेंटल साइंस में स्ट्राइक रेट आता है कि अगर आप 64 एग्जिट पोल करें और उसमें 60 बार आप बैंग ऑन पढ़ें, तो ये अपने आप में बड़ी बात होती है। इसलिए हमने कहा कि जब फंडामेंटल साइंस की हम लोग रिसर्च करते हैं तो परिणाम निकालना आसान हो जाता है, क्योंकि आप सब्जेक्ट को कांस्टेंट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे तो व्यक्ति की रिसर्च करनी, जो जिसका मन बदलता रहता है। लेकिन प्रदीप जी को इसमें महारत हासिल है और उनकी इस सीक्रेट का, इस कला का अध्ययन हार्वर्ड विश्वविद्यालय में भी किया जा रहा है। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है। मैंने सही कहा ना कि ये मन को पढ़ना बड़ा कठिन काम है और आप इसको बड़े आसानी से पढ़ लेते हैं और एग्जिट पोल में सामने रख देते हैं। मतलब अभी ताज़ा उदाहरण कर्नाटक का है, सारे पोल एक तरफ और एक्सेस माई इंडिया एक तरफ, बैंग ऑन। बहुत बहुत बधाई सर। तो हमने सोचा कि प्रदीप जी के जरिए मूड ऑफ द नेशन समझें, अभय जी के जरिए मूड ऑफ द नेशन समझें। तो मोटे तौर पे जो दो हिस्से इस समय देश में हम लोग देख रहे हैं पॉलिटिकल लैंडस्केप के, एक तरफ NDA और एक तरफ इंडिया गठबंधन बन गया है और दोनों तरफ से ज़बरदस्त चल रहा है। तो एक मोटे तौर पर कह सकते हैं कि बाइपोलर जैसी सिचुएशन बनती हुई दिख रही। तो एक शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, बिजनेस टर्म में हम लोग ऐसा बोलते हैं। प्रदीप जी, क्या है मूड ऑफ द नेशन, क्या है इस समय? देखिए, जो भी चुनाव आएंगे तो आप तीन चीजों को पाएंगे, एक वादे, दावे और इरादे। वादे यानी कि जो अपोजिशन विपक्ष में वो वादे करेंगे तमाम तरह के, और दावे जो इनकम्बेंट जो सरकार में है वो बताएंगे कि हमने क्या क्या किया पिछले 5 साल में। और इन दोनों का आकलन करके जनता अपने इरादे बताएगी अपने वोट के जरिए। तो ये तो किसी भी चुनाव प्रक्रिया के अहम हिस्से हैं। अब आपने कहा कि मूड ऑफ द नेशन क्या है, तो देखिए दो चीजें हैं कि जो विपक्ष है, हम जानते हैं कि कोशिश की थी 19 में भी और 24 में भी, विपक्ष अपनी पूरी तैयारी कर रहा है कि एक संयुक्त ताकतवर उम्मीदवार ज्यादा से ज्यादा सीटों के ऊपर खड़ा किया जाए विपक्ष की ओर से, जिसको हम यूनाइटेड संयुक्त विपक्ष कहते हैं। लेकिन आज वर्तमान में स्थिति ये है कि करीब 200 सीटों के ऊपर ऐसा लगता है। अभी सीट शेयरिंग जब इंडिया की आएगी उसके बाद पता चलेगा कि हकीकत क्या है, लेकिन हम ये कह सकते हैं आज के जो आसार नजर आ रहे हैं उन आसारों को देखते हुए कि करीब 200 सीट जो कि बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और झारखंड, वेस्ट बंगाल, केरला,
इनकी बात करें तो ऐसा लग रहा है कि सहमति बनती नजर आ रही है, बट कह नहीं सकते कि आखिर में क्या होगा। बट इन 200 सीटों पे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। 100 सीटों के ऊपर करीब करीब कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई हमेशा से होती है, जो इस बार भी होनी तय है। वो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और कुछ हद तक असम भी कह सकते हैं, 1-2 सीटों को छोड़ के, जहां पे कि बदरुद्दीन साहब की पार्टी लड़ाई लड़ती है। इसके अलावा जो 243 सीटें हैं, उनके ऊपर अभी भी हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि वहां पे केवल बाईपोलर यानी केवल 2 ताकतवर उम्मीदवार, एक एनडीए की तरफ से, एक इंडिया की तरफ से चुनाव लड़ेंगे। इन 243 सीटों में मुख्य जो राज्य हैं वो उत्तर प्रदेश 80 सीटों के साथ, वहां पे बीएसपी ने निर्णय लिया है कि हम अलग चुनाव लड़ेंगे। कर्नाटका, इस बार जेडीएस जो है इंडिया में शामिल नहीं है, उन्होंने बीएसपी और जेडीएस दोनों ने पिछली बार कांग्रेस के साथ इन राज्यों में गठबंधन किया था। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर कि संयुक्त उम्मीदवार की कभी कहीं कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है, क्योंकि यहाँ की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, चाहे नवीन पटनायक जी की बात करें उड़ीसा के अंदर, या जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी, या तेलंगाना की जो है बीआरएस पार्टी, इन सब लोगों ने अभी इंडिया से अपनी दूरी बनाई हुई है और घोषित किया है कि हम दूर ही रहेंगे। तो ये वर्तमान की स्थिति है। रह गई बात की इनकम्बेंट गवर्नमेंट, तो देखिए इनकम्बेंट गवर्नमेंट आज की डेट में जब चुनावी अखाड़े में जो उतरेंगे प्रतिस्पर्धी, तो जब तक कि नाम दूसरी तरफ से नहीं आए, तो जो सामने आज की डेट में नजर आ रहा है सबको वही नजर आता है नेचुरली। और तमाम तरह के जो हम तो नहीं करते हैं ओपिनियन पोल जैसे आपने बताया, तो ये कह सकते हैं कि जो तमाम उनके आधार पे, सर्वे के आधार पे और विभिन्न चैनल और एजेंसी के जो आ रहे हैं अभी तक, उनके आधार पे एनडीए कहीं बढ़त बनाए हुए अभी भी कायम है। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि जब तक उम्मीदवार बोर्ड के ऊपर ना लगे, स्कोर बोर्ड के ऊपर ना लगे, तो उस स्कोर की कल्पना और आकलन करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। जी अच्छा, इसको मैं और खोलता हूँ, लेकिन आपने 3 बड़े अच्छे शब्द यूज किए, वादे, इरादे और दावे। इसमें वेटेज सबसे ज्यादा किसका होता है? नहीं, देखिए जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है वो अपने 5 साल पहले जो उन्होंने वादे किए थे उन पे कितना खरे उतरे वो बताएगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज है जनता, जो जिनके की इरादों ने तय करना है कि अगली सरकार किसकी होगी। तो जो जनता होती है वो बड़े समझदारी के साथ निर्णय लेती है, क्योंकि जो 100 वोट पड़ते हैं उसमें 80 वोट, मैं बहुत बड़ा नंबर बोल रहा हूँ, जो 100 वोट पड़ गए पेटी के या मशीन के अंदर, पिछले बार 67% पड़े थे, तो 33% ने तो वोट ही नहीं किया। तो उसमें का 80% जो होता है वो 80% लोगों का जीवन जो है सरकारी व्यवस्थाओं और सुविधाओं के ऊपर बड़ी संख्या में निर्भर करता है। हम ये कह दें कि उनका अमूमन जीवन जो है वो सरकार की इन सुविधाओं और व्यवस्थाओं के ऊपर है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो वो अपना निर्णय बड़ी समझदारी के साथ और पूरे होशो हवास में करते हैं, आकलन करने के बाद कि हमारे जीवन में आगे 5 साल किसने परिवर्तन लाने की क्षमता है या कौन उपयुक्त है। तो मैं कहूंगा जो इरादे वाली बात है उसी से डेमोक्रेसी चलती है, और हमारे यहाँ की भारत की जनता तो कम से कम बड़े सोच समझ के समझदारी से निर्णय लेती है और अभी तक लेते आई है। तो आपने वाकई बहुत बड़ा नंबर है कि पड़े हुए मतदान का 80% इस बात पर वोट डालता है कि उसके जीवन में सरकार के कामकाज से क्या असर पड़ा, बेहतरी हुई कि नहीं हुई। तो यानी जो स्कीम्स हैं उनका फायदा मिला कि नहीं मिला, और मिल सकता है क्या, इस ट्रस्ट पे वो वोट करेंगे। करेक्ट गुप्ता जी? एक ही मिनट में मैं आपको रोक रहा हूं कि एक ही मिनट में, क्योंकि दर्शकों और ज्यादा लोगों का मानना है कि सोशल वेलफेयर की स्कीम्स और इसी तरह की, ना इतना नहीं है साहब। बड़ी सबसे चीज है रोड, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, पीडीएस यानी राशन प्रणाली, आज से नहीं पिछले आजादी के समय के बाद से ये सारी की सारी सरकारी सुविधाएं। और जैसे हम सब जानते हैं कि इंडिया जो है 70% ग्रामीण है
और 30% शहरी है। 30% शहरी का मतलब ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि टॉप 100 सिटी या बड़े मेट्रो नहीं, 6500 सिटीज और टाउन्स हैं जो कि 30% में शामिल हैं, 6500, और जो प्लस, और 6 लाख प्लस गांव जो है वो कि ग्रामीण में है। तो हम सब जानते हैं 70% तो वहीं से हो गया। तो आप ये पाएंगे कि जो हाईएस्ट मेट्रो जिसको कहते हैं अर्बनाइज सिटी जो बॉम्बे दिल्ली है, नई दिल्ली दिल्ली के अंदर, और बॉम्बे में कोलाबा जो लोकसभा से साउथ बॉम्बे जिसको हम कहते हैं लोकसभा सीट, वहां कभी भी 35%, 40%, 45% इस तरह का मतदान होता है। और जो ग्रामीण होता है वहां का मतदान होता है 85% और 90%। तो ये परिवर्तन है और ये अंतर है। तो ये जो 70% जो गांव में है और 10% एब्सोल्यूट नंबर जो शहरों में है, उनका जीवन, उनके बच्चों को स्कूल भी जो है सरकारी स्कूल में जाना है, स्वास्थ्य के लिए भी सरकार में जाना है, राशन के ऊपर उनका जीवन निर्भर है, कृषि संबंधित सारी सुविधाएं, सिंचाई के लिए पानी और सिंचाई के लिए बिजली और बीज और खाद, ये सब कुछ सरकारी व्यवस्था और सुविधाओं पे। इसमें अभी तक कहीं कोई सोशल वेलफेयर स्कीम नहीं आई है, वो भी शामिल है, जो कि उससे बहुत सारी चीजें होती हैं उनके जीवन में। तो बहुत एक बारीक सी चीज़ बताई, ये सिर्फ आम जनता नहीं, ये बहुत सारे सेफोलॉजिस्ट के लिए भी जरूरी है कि कोलाबा का वोट परसेंटेज और गांव का कोला खेड़ा का वोट परसेंटेज इसलिए डिफरेंस है क्योंकि उससे लोगों के जीवन में असर पड़ा है। मैं दुबे जी के पास जाता हूँ, एक बड़ी अच्छी, मैं इसको जुमले में डालूँ क्या, बीएसपी जरूरी है चुनाव जीतने के लिए, बिजली सड़क पानी। दुबे जी, मूड ऑफ द नेशन क्या है? मूड ऑफ द नेशन क्या है आपके हिसाब से? जी देखिए, प्रदीप जी ने जो विश्लेषण किया है वो बहुत उम्दा है और उन्होंने बहुत बारीकी से सारी बातें रखी हैं। और मीडिया में जो आमतौर पे रुझान चल रहा है कि वो सोशल वेलफेयर यानी जो लाभार्थी वर्ग है उसके ऊपर बहुत ज्यादा मीडिया पे जोर होता है, लेकिन प्रदीप जी ने ये बताया है हमें अपने वक्तव्य में कि सोशल वेलफेयर की स्कीमें तो अपनी जगह हैं, लेकिन सरकार का सुशासन यानी जो सरकार पारंपरिक रूप से जिन जो सामाजिक और आर्थिक सुविधाएं, स्वास्थ्य और शिक्षा वगैरह की सुविधाएं जनता को देने का वायदा करती है, जो सरकार की बुनियादी जिम्मेदारी है संविधान पर जिसके लिए सरकार चुनी जाती है, वो चीज बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रदीप जी ने इस बात को रेखांकित किया है, जो मुझे लगता है कि ये हम लोगों की चर्चा से आमतौर पर आजकल जो सार्वजनिक जीवन में विमर्श चल रहा है उससे वो बात गैरहाजिर है, मतलब जो है। तो ये मैं उनकी बात का पूरी तरह समर्थन करता हूं। मैं उनकी इस बात का भी समर्थन करता हूं कि सरकार जो है वो देश की सबसे बड़ी एजेंसी है और उसके द्वारा दी गई सुविधाओं से हमारी आबादी का जो बहुलांश है वो प्रभावित होता है और वो सरकार की तरफ इस रूप में देखते हैं कि वो हमें मदद करेगी, और सरकार अगर मदद नहीं करती है तो फिर उसके प्रति उनके दिमाग में सवाल उठते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, हमने सरकार को इसलिए चुना था लेकिन हमें मदद नहीं मिल रही है। इसी उनके इस डिस्कोर्स से पूरी तरह सहमत रखते हुए मैं इसमें एक अपनी राय एक जोड़ना चाहता हूं। ये मेरी विश्लेषणात्मक राय है, मतलब ऐसी नहीं है कि कोई मेरे पास इसके लिए कोई आंकड़ा है। प्रदीप जी तो आंकड़ों के बादशाह हैं तो वो कह ही सकते हैं। तो मेरी राय इसके अंदर ये है कि हमारा जो 100 में 67 वोटर जो मतदान करते हैं, अंदाज लगा लें 2-3%, 5% इधर उधर इस बार भी वैसा ही होगा। अगर इतने लोग जो वोट करते हैं, मैं इन वोटरों को 3 हिस्सों में बांट के देखता हूं राजनीतिक रूप से। एक हिस्सा वो है जो भारतीय जनता पार्टी को मोटे तौर पर वोट नहीं देता है, उसमें दक्षिण भारत के भी बहुत से लोग हैं और भी क्षेत्रों के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी वोट नहीं देता है। एक बड़ा हिस्सा यह है जो भारतीय जनता पार्टी को हर हालत में वोट देता है, यहां तक कि अगर उसकी सरकारों के परफॉर्मेंस से वो अगर खुश नहीं है पूरी तरह, तब भी वो मोटे तौर पर भाजपा में भरोसा करता है कि इस बार नहीं उसने अच्छा काम किया तो अगली बार उनकी सरकार अच्छा काम करेगी, वो उसको वोट देता है। लेकिन इसमें पूरा जो 67% है वो खत्म नहीं होता। इन दोनों के बीच में एक वोटर होता है जिसकी राजनीतिक निष्ठाएं तय नहीं है, जो ना स्वभाव से एंटी भाजपा है अपनी राजनीतिक समझ से और न ही भाजपा समर्थक है, वो बीच में बैठा हुआ है और वो सारी राजनीतिक बहस को मीडिया में उसके सामने जो परोसा जा रहा है, नेता लोग जो बोल रहे हैं, आंकड़े जो सरकार उसके सामने लाए जा रहे हैं, खुद उसका अपना जो अनुभव है, अपने साथियों का अनुभव है, अपने समुदाय का जो अनुभव है, इन सब बातों पर ध्यान देते हुए वो फेंस सिटर वोटर है,
जिसको फ्लोटिंग वोटर भी कहते हैं, जिसको आप हिंदी में मध्यवर्ती मतदाता भी कह सकते हैं, मेरा मानना यह है इस मध्यवर्ती मतदाता की संख्या 15 से 20% के बीच में कुछ होती है, वोट डालने वाले वोटरों के अंदर कुछ होती है, और निर्भर करता है परिस्थिति के ऊपर उसकी की संख्या ज्यादा होगी कि कम होगी। ये वोटर राजनीतिक विमर्श को और दोनों तरफ से जो दावे और वायदे किए जा रहे हैं उनको ध्यान से देखता है, और ऐन मौके पर बिना प्रचार से प्रभावित हुए ऐन मौके पर अपना वोट डालने का मन बनाता है। मुझे लगता है कि इसका मन किधर जाएगा वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, और ये मेरे जैसे व्यक्ति के सामने चुनौती है कि इस मध्यवर्ती वोटर का कैसे मन पढ़ें। तो ये वोटर जो ये क्या कितने दिन पहले तय करता है, 24 घंटे पहले या एक हफ्ते पहले कि अब मेरे को? अब ये तो इतना एम्पेरिकली तो मैं नहीं कह सकता। हाँ। लेकिन मेरा मानना यह है कि ये वोटर जब चुनावी मुहिम थोड़ी सी गुजर जाती है, कम से कम आधी गुजर जाती है चुनावी मुहिम, तो वोट डालने के कुछ समय पहले, अब वो समय 1 हफ्ता हो सकता है, वो 10 दिन हो सकता है, वो 5 दिन हो सकता है, कुछ समय पहले ये तय करता है। और इसके प्रमाण भी उपलब्ध हैं। मैं जो बात कह रहा हूं बहुत आंकड़ों के रूप में नहीं, खुद पार्टियां भी ये मानने लगी हैं कि ये जो मध्यवर्ती वोटर है वो मध्यवर्ती वोटर बहुत महत्वपूर्ण है, ऐन मौके पे तय करता है, इससे चुनाव का फैसला हो जाता है। जी प्रदीप जी, इस पे मुझे एक कमेंट आपका भी चाहिए, क्योंकि आप तो आंकड़ों के बाजीगर हैं। ये जो फेंस का वोटर है या जिसको फ्रिंज वोटर कहते हैं, या जो अनडिसाइडेड वो अंत में तय करेगा, इस पर जो अभी अभय जी कह रहे हैं ये कितना बड़ा होता है और ये कब अपना मन बनाता है? क्योंकि ये बहुत क्वेश्चन चलता है, मेरे मन में भी बहुत आता है कि चर्चाओं में हम लोग सुनते हैं कि एक वोटर ऐसा है जो बाद में तय करेगा, वो कितना बड़ा होता है और कितना प्रभावी होता है? देखिए, बिल्कुल अभय जी ने ठीक कहा कि ये 20 से 30% पक्का वोटर होता है। ऐसा माना जाता है कि जो 10% वोटर है वो इंडिपेंडेंट और अन्य उम्मीदवारों के खाते में जाता है। करीब 30% एक प्रमुख पार्टी, विपक्ष पार्टी और एक प्रमुख पार्टी, यानी दो जो मेन दावेदार हैं जिसको आप इनकम्बेंट और चैलेंजर कहते हैं, ये 30% करीब इसके अंतर्गत बढ़ता है। तो 30 और 30 60 और 10% आप अन्य को छोड़ दीजिए। तो ये जो 30% रह गया वो हर एक प्रदेश में परिस्थितियां अलग है, कहां पे कितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। तो ये जो 20 से 30% हम जिस फ्लोटिंग वोटर की बात कर रहे हैं, आपने पूछा कि ये कब तय करता है और कैसे ये अपना मन को बदलता है, तो इसमें जो हम अमूमन एक बहुत बड़ा शब्द सुनते हैं एंटी इनकम्बेंसी या प्रो इनकम्बेंसी। इसका मतलब है कि जो वर्तमान सरकार से, देखिए जरूरतें तो कभी भी पूरी नहीं होती, वो हमेशा चलती रहेंगी, इंसान है तो बाय एंड लार्ज यानी ये मान लें कि सरकार से खुश नहीं है तो नाराज भी नहीं है। यदि ऐसी स्थिति है उस समय पे जमीन के टुकड़े की, तो ये वोटर जो फ्लोटिंग वोटर है वो करीब 6 महीने पहले चुनाव के मन बना चुका होता है कि ठीक है यार, कुछ नहीं तो पहली सरकारों से ये सरकार ही ठीक है, ऐसी स्थिति होती है। लेकिन यदि के स्थिति नाराजगी वाली है कि यार अब एन केन प्रकार एन कोई भी आए लेकिन ये जो सरकार है ये मुझे नहीं चाहिए, जिसको आप कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी जिसको आप कहते हैं, यदि वैसी स्थिति होती है तो वो आखिरी दिन तक वेट करते हैं कि इसको तो नहीं लाना है। अब सवाल है इसको नहीं लाना है तो किसको लाना है? तो जो किसको लाने की बात है, जो विपक्ष की पार्टी है, नेचुरली उनका उम्मीदवार और उनका गठबंधन और वो सारी चीजें थोड़ी सी चुनाव के नजदीक आते आते, कहने का मतलब 2 से 3 महीने, 1 महीने पहले तो आचार संहिता घोषित हो जाते हैं चुनाव, 2 से 3 महीने पहले वो ये देखना शुरू कर देता है कि जो भी अपोजिशन पार्टी है उनमें अब कौन उपयुक्त है पार्टी के तौर पे। और पार्टी के तौर पे यदि उसको ऐसा लगा कि यार जो सामने नजर आ रहा है इससे तो पहले ही वाले बेहतर नजर आ रहे हैं, तो वहां पर असमंजस की स्थिति आती है। फिर दूसरी चीजें पिक्चर में आती हैं, वो होती हैं जातिगत समीकरण, सामुदायिक समीकरण की एक पूरे के पूरे समुदाय ने डिक्लेयर किया कि नहीं यार अभी इसको दे देते हैं, चलिए। तो इस क्षेत्र में, इस श्रृंखला में जो अलाइनमेंट वाली बात है, वोटरों का जातिगत अलाइनमेंट की बात कर रहा हूं मैं,
एक ही समाज ऐसा है जो कि अलाइनमेंट किसी के साथ नहीं है। कंट्री की बात करें, देश की बात करें, वो है आदिवासी। आदिवासी कभी भी आप नहीं पाएंगे कि किसी भी पार्टी या नेता के साथ अलाइंड है, और वो ही ऐसा है जो सबसे दूर है सरकार की सुविधाओं से, क्योंकि वो जंगलों में रह रहे हैं, आदिवासी है। वो इसीलिए किसी के साथ अलाइंड नहीं, उनकी कोई जाति नहीं है, उनकी है आदिवासी। तो वो एक बड़ा वर्ग होता है जो एकदम अंत में डिसाइड करता है। पहले वो बिल्कुल चुपचाप रहता है और देखते रहता है भाई, क्योंकि वो सबसे ज्यादा हाशिए पे खड़ा है, ये मान लीजिए बात। वो सबसे ज्यादा सरकार की सुविधाओं और व्यवस्थाओं से थोड़ा दूर है, तो उसकी चिंता जिसने सबसे ज्यादा की है वो उसकी तरफ झुक जाता है। करेक्ट। तो इस तरह से ये 20 से 30% जो फ्लोटर वोटर हैं, अपना अनुमान जो है 2 महीने से लेके 6 महीने के दौरान मेरी नजर में बनाते हैं, जो अभी तक की हमारी स्टडी ये कहती है। परफेक्ट। अब इसको सर हम थोड़ा करेंसी में कन्वर्ट करते हैं। कॉन्टेक्स्ट 2024 का लोकसभा चुनाव है, बाइपोलर है, एक तरफ इंडिया गैंग है और एक तरफ एनडीए गैंग है, दो बड़े दिग्गज हैं। आप लोगों ने प्रियम्बल सेट किया कि पैटर्न कैसे बनता है, कैसे मतदान करेगा, कौन सोचेगा, फ्लोटर वोट कितना है। आज के कॉन्टेक्स्ट में मैं दोनों के बारे में जानना चाहता हूं कि करंट बीजेपी गवर्नमेंट की, एनडीए कह लीजिए उसको, हालांकि वही सबसे बड़े हैं उसमें, और दूसरी तरफ एनडीए, किसकी किसकी क्या पोजीशन है इस समय। पहले प्रदीप जी आप, फिर दुबे जी आप, क्या स्थिति है इस समय करंट सिनेरियो में? देखिए, एनडीए की बात करें और जिसके कि सर्वे सर्वा मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, तो आज की डेट में अब चूंकि जब 24 के चुनाव होंगे तो हम ये कहेंगे कि मोदी जी 2 बार की एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रहे होंगे। ठीक, ये हकीकत है सामने। बट बात वही आती है कि एंटी इनकम्बेंसी है और हो सकता है कि बहुत से लोग उनसे खुश होंगे और हो सकता है कि बहुत से लोग नाखुश भी होंगे। बट सवाल ये आता है, यदि मैं आम मतदाता हूं तो मेरे सामने विकल्प क्या है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात करी, तो जैसे आपने कहा कि इंडिया जो है आज की डेट में थोड़ा लग रहा है, ये मैं मानता हूं कि करीब 200 से 300 सीटों के ऊपर बाइपोलर की स्थिति तो जरूर होने वाली है। तो उस स्थिति में जब देखिए 2 प्रतिस्पर्धी यदि मैदान में जा रहे हैं तो नेचुरली उनके बीच में कॉन्टेक्स्ट होता है। अब स्थिति इंडिया और एनडीए को देखिए कि इस तरह की है कि जो एनडीए तो कहने का एनडीए है, उसमें आप ये पाएंगे कि बीजेपी की स्थिति विद इन एनडीए, यानी आप दूसरे एनडीए के, जिसको एक अपना दल है, जिसकी कह सकते हैं कि 2 लोकसभा की सीटें हैं, कुछ उनके अब शिवसेना का जो टूटा हुआ शिंदे ग्रुप जो है उसमें कह सकते हैं कि चलिए 10 के ऊपर की संख्या है। एनसीपी के अभी कुछ लोग आए हैं, अभी उनमें बोल नहीं सकते कि वो तो उनके डबल डिजिट वैसे ही नंबर नहीं है। तो कहने का मतलब हुआ एनडीए तो कहने का है, लेकिन यहां तो सब कुछ बीजेपी है और बीजेपी के भी ऊपर चल के सब कुछ प्रधानमंत्री मोदी है। ये इधर की बात हो गई। अब उसके उलट दूसरे तरफ आप पाएंगे इंडिया के अंदर जो ये गुट है पूरा का पूरा, इसमें सर्वे सर्वा या बड़े ब्रदर की भूमिका में जो है वो क्षेत्रीय पार्टियां हैं। जो नेशनल पार्टी है, पुरानी पार्टी कांग्रेस है, वो यहां पर छोटे भाई की भूमिका में। मैं इसीलिए ये कह रहा हूं कि करीब जो पिछले बार जो कांग्रेस ने 54 सीटें, आज की वर्तमान स्थिति में भी और पिछले जो 19 के चुनाव में 54 सीटें कांग्रेस ने जीती, 352 सीटें एनडीए ने जीती। तो ये जो बाकी की जो बची 200 सीटों में सिर्फ 52 सीटों के ऊपर कांग्रेस है और 3/4 सीटों के ऊपर क्षेत्रीय पार्टियों का बोलबाला है। तो कहने का मतलब आज भी आप जो 26 पार्टी देख रहे हैं तो कांग्रेस की स्थिति वहां छोटे भाइयों वाली है। तो अब ये सवाल बनता है कि जब चुनाव जो है वो देश का है, नेशनल चुनाव है, तो मेरा ऐसा मानना है कि जब आप जनता को आकर्षित करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि हम बेहतर विकल्प हैं, तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज होती है कि आपकी बेहतरी में क्रेडिबिलिटी या विश्वसनीयता कौन है। और विश्वसनीयता ज्यादा करके, चाहे इंडिया हो चाहे बाहर हो, एक व्यक्ति के प्रति विश्वसनीयता का आकलन करना बड़ा आसान है, पार्टी का करना
उससे मुश्किल है कि अब इस पार्टी ने कितना अच्छा काम किया या नहीं किया, और उससे भी बड़ा मुश्किल काम है कि गठबंधन ने कितना अच्छा काम किया या कौन ज्यादा उपयुक्त है या बेहतर है। तो आज की स्थिति में मैं कहूंगा यदि इंडिया को वाकई में कोई चैलेंज देना है तो ठीक है, सब कह सकते हैं कि मोदी जी हैं तो उनके सामने तो कौन किसको आएगा, लेकिन नहीं, यदि आपको लड़ाई में जाना है, कंटेस्ट में जाना है, तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको एक मैग्नेट की जरूरत होगी। चाहे आप 77 से लेके जेपी आंदोलन से लेके 89 में विश्वनाथ प्रताप सिंह, 96 के अंदर अटल बिहारी जी, एक मैग्नेट, जब तक एक मैग्नेट नहीं रहेगा तब तक लोगों को आकर्षित होना या जुड़ाव होना, मेरी नजर में मैग्नेट होने और ना होने में करीब करीब 5% का फर्क होता है, क्योंकि खुद की एक पर्सनालिटी होती है, उसका एक आकर्षण होता है, और वो आकर्षण उसकी विश्वसनीयता से आता है। जो भी व्यक्ति हो तो वो 4 से 5% वोट को पुल कर लेता है कि हाँ यार ये आदमी ठीक है। करेक्ट। तो मेरे हिसाब से ये मैं मानता हूं कि यदि के इंडिया, ये एक बड़ा डिसीजन होगा, बोल्ड डिसीजन होगा कि किसी एक व्यक्ति को सामने ला ले, लड़ाई में जाना है तो उसमें डरना क्या है, तो उससे काफी फर्क पड़ेगा। मैंने ये सवाल अभी एक दिन एक चर्चा में पूछा था, तो इंडिया के नेता बहुत नाराज हो गए थे कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं। इसको मैं दोबारा रिविजिट करूंगा, लेकिन एक राय पहले दुबे जी की। दुबे जी, आप लोगों ने जो कॉन्टेक्स्ट सेट किया है कि कैसे वोटिंग होती है, कौन फ्रिंज का है, क्या है, इश्यूज क्या होते हैं, इस कॉन्टेक्स्ट में आज की परिस्थिति में दोनों में आप कैसा असेसमेंट क्या है इंडिया का? जिस तरह की विपक्षी एकता INDIA बनाने की कोशिश कर रहा है, ऐसी विपक्षी एकता इतिहास में 1977 में बनी थी, जनता पार्टी के रूप में बनी थी। अच्छा, उसमें भी उनके पास कोई चेहरा नहीं था, लेकिन उसके पक्ष में एक ऐसी खास बात थी कि उसमें दक्षिण भारत को छोड़कर बाकी सारे भारत में, दक्षिण भारत का जो करीब 150 सीटों का हिस्सा है, उसको छोड़कर बाकी सारे भारत में इंदिरा गांधी और कांग्रेस के खिलाफ इमरजेंसी में जो ज्यादतियां की गई थी, उस सवाल पर बड़ी दुर्धर्ष एंटी इनकम्बेंसी थी, बड़ी जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी। जैसा कि अभी प्रदीप जी ने बताया कि 6 महीने पहले ही लोग तय कर लेते हैं कि इस पार्टी को तो हराना ही हराना है जो सत्ता में है, तो वो सब लोग तय कर चुके थे उसके अंदर। और यही हुआ कि दक्षिण को छोड़कर बाकी सभी क्षेत्रों में कांग्रेस बुरी तरीके से जीत गई थी, और वो विपक्षी एकता कम से कम सरकार नहीं चला पाई आगे जाकर, लेकिन चुनाव में पूरी बहुत ऐतिहासिक रूप से कामयाब रही। इस बार जो विपक्षी एकता बन रही है, उसके सामने 2 तरह के नुकसान हैं। पहला नुकसान यह है कि उसके पास कोई नरेंद्र मोदी के मुकाबले का चेहरा नहीं है, इस मामले में वो नुकसान में है। और जो उन्होंने बताया कि जो चेहरा होता है मजबूत, वो 5% वोट खींच लेता है, ऐसा कोई 5% सारे देश से अपनी शख्सियत के दम पर वोट खींचने वाला कोई नेता इनके पास नहीं है। और नहीं उनका इरादा ऐसा है, जो अभी तक की खबर है मेरे पास और आपके पास भी खबर है, कि वो ऐसा कोई चेहरा सामने रखने वाले हैं। तो वो बिना चेहरे के ही अपना जो वायदा है वो दावे के मुकाबले पेश करेंगे, अगर प्रदीप जी की भाषा का हम लोग इस्तेमाल करें। दूसरा उनके पास नुकसान ये है, जो आज की तारीख में दिखाई पड़ता है, वो नुकसान ये है कि नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ वैसी दुर्धर्ष एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, कम से कम मुझे नहीं दिखती। देखिए, 10 साल में एंटी इनकम्बेंसी जमा होती है, विभिन्न समुदायों में, विभिन्न जातियों में जमा होती है, विरोधी आपके और भी ज्यादा विरोधी हो जाते हैं, कुछ नए विरोधी भी पैदा हो जाते हैं। ये सब तो है इस सरकार के खिलाफ, वो होगा ही, वो स्वाभाविक है। लेकिन वो इस मूड में है कि हमें बिल्कुल इस सरकार को खत्म कर देना है, मटिया मेट कर देना है, और वो जनता को बड़े पैमाने पर प्रभावित कर रहे हैं। ये सब ऐसी स्थिति कम से कम मुझे नहीं दिखाई देती। तो जो INDIA मोर्चा है, वो इन 2 तरह के नुकसानों में आज की तारीख में है। देखिए, चेहरा तो आखिर तक नहीं करेगा, लेकिन ये दूसरा वाला एंटी इनकम्बेंसी का नुकसान है, इस नुकसान को वो अपनी तरफ से कम अगले 6-7 महीने में करने की कोशिश करेगा। और उसमें भी भारतीय जनता पार्टी भी उसकी मदद कर सकती है, नहीं भी कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसे कदम उठा सकती है, इससे भाजपा को कुछ मुश्किलें बढ़ जाएं, कुछ उनके खिलाफ थोड़ी नाराजगी और बढ़ जाए, और ऐसा नहीं भी हो सकता है। दोनों परिस्थितियां हैं। इसलिए आज की तारीख में अगर कल 1 हफ्ते बाद चुनाव होते हैं, तो मेरा मानना है कि भाजपा 2019 वाला नतीजा आराम से दोहरा देगी। दुबे जी, एक छोटा लेकिन सवाल, जैसे जैसे बात आगे बढ़ती जाएगी, हाँ, वैसे वैसे परिस्थिति के मुताबिक हम लोगों को आकलन करना पड़ेगा। जी दुबे जी, एक छोटा सवाल आपसे इसी संदर्भ में। हमने पिछली बार जब हम लोग चर्चा कर, कई बार चर्चाएं की हैं कि चेहरा नहीं देना चाहता इंडिया, क्योंकि उसको लगता है कि मोदी जी के टक्कर का कोई चेहरा नहीं है।
मुझे समझ में नहीं आता कि जब सब ओपन सीक्रेट है ना, जनता को मालूम है कि ये लोग इस ग्रुप में है, इसके चेहरे हैं, तो जब आपको टेक ऑन करना ही है तो डर किस बात का है? क्या देखने से और ज्यादा वोट कम हो जाएंगे क्या? नीरज जी, समझ गया आपकी बात। हाँ। देखिए, पॉलिटिक्स जो है वो एक सिचुएशन का खेल भी होता है। अब देखिए, जब एनडीए बनाया था लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी ने और नीतीश कुमार वगैरह ने, जॉर्ज फर्नांडिस ने मिलकर एनडीए बनाया था, उस वक्त उनके सामने बिल्कुल स्पष्ट था कि हमारा चेहरा अटल बिहारी वाजपेयी होंगे। यानी एनडीए पहले दिन से ही ऐसा कभी नहीं हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के अलावा कोई और चेहरा उनके सामने रहा हो। अच्छा, क्योंकि भाजपा उस मोर्चे की एंकर पार्टी थी। यहां पे क्या है, इंडिया में क्या है, जैसा कभी प्रदीप जी ने बताया कि कांग्रेस लोकसभा में अपने खराब प्रदर्शन के कारण क्षेत्रीय शक्तियों के मुकाबले अपना दबदबा कायम नहीं कर पा रही है और वो एक कदम पीछे हट गई है। क्षेत्रीय शक्तियां आगे आ गई हैं, मंच पे ये आ गई हैं। तो इसकी वजह से कांग्रेस इस स्थिति में नहीं है कि वो अपने नेता को कहे कि हमारे नेता को ही आप प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर स्वीकार कर लीजिए। क्षेत्रीय पार्टियां, उनका प्रभाव सीमित होता है, इसीलिए वो क्षेत्रीय हैं, क्योंकि वो एक क्षेत्र में ही प्रभावी होती हैं। तो उनके पास वैसे भी कोई चेहरा नहीं हो सकता, केवल कांग्रेस ही चेहरा देने की स्थिति में थी। क्योंकि पिछले 2019 की पराजय क्षेत्रीय शक्तियों की पराजय नहीं थी। 2019 की पराजय, मेरी मोटी समझ यह है कि वो मुख्य तौर पर कांग्रेस की पराजय थी। कांग्रेस भाजपा जिन सीटों पर आमने सामने लड़ रहे थे, वहां पर भाजपा का स्ट्राइक रेट 92% था। कांग्रेस केवल उसमें 8% ही जीत पाई चुनाव। तो कांग्रेस ने अगर उसमें 40-50% चुनाव जीता होता तो आज स्थिति दूसरी होती, बिल्कुल देश की राजनीति अलग तरह होती थी। कांग्रेस बहुत बुरी तरीके से हार गई, इसलिए आज कांग्रेस की इंडिया में स्थिति कमतर है और वो चेहरा दे पाने में असमर्थ है। ये परिस्थिति ऐसी है, इस परिस्थिति में वो चेहरा सामने नहीं रख सकते। जी, परफेक्ट। प्रदीप जी, मैं आपके पास भी सवाल लेके आता हूं। मुझे इसमें थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट लगता है। जैसे जिस राज्य में कांग्रेस बहुत बुरी तरह से हार जाती है, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार में, तमिलनाडु में, वहाँ से वो फिर 2-3 दशक के लिए साफ हो जाती है। तो अब अगर आप ये डर डर के पॉलिटिक्स करेंगे, नहीं हम तो चेहरा नहीं देंगे क्योंकि हमारा स्ट्राइक रेट 8% था, तो फिर आप कैसे, फिर तो अखिलेश यादव जी, मायावती जी, ममता जी ही लीड करेंगे ना कंट्री को। तो क्यों नहीं कांग्रेस, भाई इसको जब भी मैं सवाल पूछता हूँ तो बहुत सारे लोग इसको दूसरे कनोटेशन में ले जाते हैं। अगर आप फ्रंट पे आके लीड नहीं करेंगे, आप दम के साथ ये नहीं कहें कि हाँ मैं लीड करना चाहता हूं और मैं पैन इंडिया पार्टी हूं, बुरी से बुरी स्थिति में भी छोटी सफाई, एक सेकंड से, बुरी से बुरी स्थिति में भी सबसे ज्यादा सीटें उन्हीं की हैं, फिर भी आप मुझे नहीं लेना चाहते हैं, तो ये कैसे चलेगा? इसलिए चूंकि अब राहुल जी इतना मेहनत कर रहे हैं तो वो ये डर मुझे समझ में नहीं आता। अब एक छोटी सा वो टिप्पणी करिए, फिर प्रदीप जी इसका विस्तारित जवाब देंगे। एक छोटी टिप्पणी, मैंने जो बात कही थी ना उसको जरा सा मैं साफ कर दूं। आपने तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश वगैरह, यहाँ पे तो कांग्रेस लंबे अरसे से निष्प्रभावी है। तमिलनाडु में 60 के दशक के बाद से निष्प्रभावी होनी शुरू हो गई थी। मैं कांग्रेस ने जिस चीज में कांग्रेस के हाथ बांध रखे हैं वो चीज ये है कि कांग्रेस उन इलाकों में भी बुरी तरह हार गई थी जहां वो प्रभावी है। समस्या ये असली कांग्रेस की समस्या ये नहीं है कि यूपी में हार जाती है या बिहार में हार जाती है या तमिलनाडु में हार जाती है। दुबे जी, यूपी में कांग्रेस का लीडर कौन है? आप ये भी सोचिए ना, मान लीजिए आप हार गए, आप विपक्ष में है या आप प्रभावी पार्टी ग्रुप में, कौन लीडर को जानता नहीं यूपी में किसके दम पे आप चुनाव लड़ते हैं। जब चुनाव होता है तो प्रियंका ही चली जाती है, हम लीड करेंगे, उसके बाद चुनाव के बाद फिर दिल्ली आ जाती है। मेरा कहने का मतलब ये एक लीडरशिप की क्राइसिस है क्या? प्रदीप जी, इस पर आपका जवाब। फेस बहुत जरूरी है इंडिया के लिए और उसमें नेचुरल अलायंस कांग्रेस के पास। जी देखिए, दिक्कत यह है, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो बड़ी पार्टी है जिसका वर्चस्व, ठीक है, पहले और अभी भी कुछ तो है, पूरे के पूरे देश में है, कांग्रेस पार्टी है। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी की कमजोरी की वजह से ही इन सारी क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हुआ है। ये मानेंगे आप बात को? बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये हुआ, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे डीएमके हो, चाहे वाईएसआरसीपी हो, चाहे टीएमसी हो, सारी की सारी पार्टी आप पाएंगे कि कांग्रेस से ही गए हुए बड़े नेताओं ने पार्टियां बनाई हुई है। अब मुसीबत देखिए कि क्या है ये। इन शॉर्ट, एक छोटी भाषा में, लाइटर नोट पे उसको अन्यथा ना लें कि सभी क्षेत्रीय पार्टियों का जो पेट है, जिसको कहते हैं कि उनका वर्चस्व
वजूद कांग्रेस की पीठ से लगा हुआ है। यानी कांग्रेस जब जब नीचे जाती है तब तब क्षेत्रीय पार्टियां अपना वर्चस्व कायम कर पाने में सफल हो पाती हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको पहले दिल्ली में और उसके बाद पंजाब में और उसके बाद में कुछ हद तक, यदि मोदी जी वहां से नहीं होते थे गुजरात से, तो वहां पर भी कुछ हद तक आप देख पा रहे हैं कि कांग्रेस का ही वोट शेयर का बड़ा हिस्सा क्षेत्रीय पार्टियों में जाता है और वो फिर मजबूत होकर निकलती हैं, क्योंकि कांग्रेस जो है सस्टेन नहीं कर पा रही है। कांग्रेस के पास सिवाय गांधी के कोई दूसरी प्लानिंग नहीं है आज तक। अब ठीक है कि फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में कांग्रेस के किसी नेता ने, सिरमौर ने पूरे के पूरे प्रदेश के साथ जुड़ने की कोशिश की है। भाई आप राजनीति में हैं तो आप हैं कौन? आप जनप्रतिनिधि हैं। तो आप यदि जनता को ही नहीं जानते हैं, उसकी जरूरतों को, उसकी उम्मीदों को, उसकी अभिलाषाओं को, तो फिर आप किस बात के नेता हैं? आप रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं? तो ये कोशिश अभी नाउ कंपेल्ड, जो अंग्रेजी में शब्द है ना, अब कंपेल्ड करके राहुल गांधी ने वो एक प्रयास शुरू किया है। तो रह गई बात आपकी कि क्यों वो उम्मीदवार, प्रधानमंत्री उम्मीदवार, क्योंकि 75% हिस्सा इस गठबंधन में, हिस्सेदारी होती है ना, क्या बोलते हैं, इस गठबंधन में जो इंडिया है 75% जो है वो क्षेत्रीय पार्टियां हैं और 25% जो है कांग्रेस है। तो 75% सामूहिक पार्टियां 25% को एक्सेप्ट कैसे करें, और खासकर उस पे कि उनका उदय ही उसके कांग्रेस के ढलान से हुआ है। तो ये स्थिति है, इससे बाहर आ पाने में कब सक्षम होंगे और संभव होगा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात होगी। बिजनेस लैंग्वेज में कहें तो शेयर होल्डिंग में 25% स्टेक केवल कांग्रेस का है और 75% स्टेक आईएनडीए की पार्टियों का। ये इफेक्ट है इसमें, हम लोग कह रहे हैं। मैं तो एक छोटा सा ब्रेक लेने लौट के आते हैं कि अगर आपको स्विमिंग सीखनी है तो सर यूट्यूब पे देख के नहीं सीख सकते हैं, आपको पूल में कूदना पड़ेगा अगर आप स्विमिंग सीखना चाहते हैं। हाँ, स्विमिंग देखने का मजा लेना चाहते हो तो यूट्यूब पे बहुत आराम से देख सकते हैं, चॉइस नहीं है। छोटा सा एक ब्रेक, लौट के आते हैं, फिर इसको और खोलते हैं कि इश्यूज कौन कौन से जो और बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, क्या वो प्रभाव करेंगे, बातचीत करेंगे ब्रेक के बाद। विश्लेषण में 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया और एनडीए के बीच में जो ये महायुद्ध होने वाला है 2024 में, उसमें किसकी पोजीशनिंग क्या है, किसका कितना स्टेक लगा हुआ है और किसका एडवांटेज इस वक्त जमा चीज़ों पर है। तो बहुत सारे विश्लेषण हमने किए। उसी कॉन्टेक्स्ट को आगे बढ़ाते हुए प्रदीप जी, पहले आपसे और फिर दुबे जी आपसे एक ही सवाल है मेरा। हम लोगों ने बहुत सारे डिस्कशन की कैसे मतदाता का मन प्रभावित होता है, कैसे वो मन बनाता है वोट के लिए, लेकिन उसमें कुछ एक इश्यूज जो बहुत फ्लोट करते हैं, जैसे हिंदुत्व प्लस राम मंदिर, महंगाई, बेरोजगारी भी उसमें जोड़ लीजिए, फ्री बीज, क्या इनका भी असर होता है प्रदीप जी? बिल्कुल, असर सभी चीजों का, किसी भी जीत और हार में सभी चीजों का असर होता है, बट सवाल है कि किसका कितना निर्णायक असर होता है। देखिए, जहां तक हिंदुत्व और राम मंदिर और ये सब जो बातें बताई आपने, उसका असर आप उस हिसाब से देख लीजिए, उस लिहाज से देख लीजिए कि ये एक भावनात्मक विषय, इमोशनल विषय है और उसका डायरेक्टली कभी भी चुनाव के संदर्भ में, मेरा ऐसा मानना है, इसमें बहुत लोगों की अलग अलग राय हो सकती है, बट निर्णायक कभी नहीं होता। यदि ऐसे होता हाँ, लेकिन जब भी बीजेपी वहां पिक्चर में आती है तो लोग ऐसे राय बनाना चालू कर देते हैं कि इसी वजह से होता है। तो नवीन पटनायक कैसे जीत सकते थे, ज्योति बसु इतने साल तक कैसे, एक बार दो बार कोई भी जीत सकता है, बट इतने साल वहां कहाँ हिंदू मुसलमान है, तो वो कैसे होता है? आंध्र प्रदेश में कहाँ हिंदू मुसलमान है? यदि चुनाव के नतीजे किसी धार्मिक विषय के अनुसार आ जाते तो मुझे बताइए यहाँ क्यों नहीं आते? तो मैं नहीं मानता। हाँ, थोड़ा बहुत एक बड़ा मामूली सा, जिसको बोलते हैं ना, एक माहौल बनाना, एक राय बनाना, कि जैसे एक आपकी थाली में सारा का सारा खाना है तो उसमें कह लीजिए गुलाब जामुन रख दिया तो कहेंगे चलो ठीक है यार, थोड़ा ठीक हो गया, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। बट आप उसको रोजी रोटी या दाल रोटी मान लें, वो नहीं है कतई। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका कोई असर। हाँ, अब रह गई बात फ्री बीस की। अब फ्री बीस की जो परिभाषा है
वो अब सभी चीजें मुफ्त में ही है, सारी व्यवस्थाएं सुविधाएं मुफ्त में है, लेकिन हाँ फ्री भी दो तरीके की होती हैं, जो कि बहुत पहले यानी लेट 90s में जयललिता जी ने शुरू करी। और वो किस तरह की फ्रीबीज थी कि आपके घर में प्रेशर कुकर से लेके, टीवी से लेके, बिंदी से लेके, साड़ी से लेके, चूड़ियां से लेके, वो बिल्कुल हर घरों में पहुंचाती थी। एक टेंडर होता था, सरकारी टेंडर, कि 20 लाख टीवी का सरकार टेंडर हुआ। क्यों? क्योंकि सबके घरों में टीवियां पहुंचानी है। तो वो एक तरह की फ्रीबीज थी, एक तरह की थी। मैं ना उसके पक्ष में हूं ना विपक्ष में हूं, मैं फ्रीबीज की आपको कोशिश करता हूं उसको डिकोड करने का। दूसरी फ्रीबीज ये है कि आपको राशन मिलता था, जो बाजार में जिस गेहूं चावल की कीमत मान लिया जाए 30 रुपए किलो है, तो वो करीब 10 रुपए किलो में आपको मिलता है। या कुछ राज्य ऐसे जो छत्तीसगढ़ जैसे 1 रुपए किलो में चावल भी दिए गए। और अब जो है फ्री में अनाज दिया जा रहा है कोरोना के बाद। ठीक है, एक फ्री भी इस तरह की है। तो एक सामाजिक सुधार और सामाजिक परिवर्तन में लोगों की मदद करना हकीकत में सरकार का यही काम है। एक टैक्स कलेक्ट करना और बिजनेस के लिए माहौल बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू करना, और सामाजिक तौर से जो हाशिए पे हैं उनका उत्थान करना। अब उत्थान करने के अलग अलग तौर तरीके हो सकते हैं स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार। तो उसके हिसाब से आप उसको फ्री भी कहेंगे, मैं नहीं मानता। मैं मानता हूं वो सामाजिक उत्थान है जो हर सरकार की जिम्मेदारी है, वो उसको करना ही चाहिए। एबव एंड ओवर जो दिया जाए। मुझे ध्यान है प्रदीप जी की जब ये एक बार मिक्सी बटी थी तमिलनाडु में, तो हम लोग वो कंपनी ढूंढ रहे थे। हाँ कि कौन सी कंपनी मिक्सी बांटेगी, उसका स्टॉक प्राइस बढ़ेगा। सच में बता रहे, और वो नाम नहीं ले रहा, वो कंपनी ढूंढ भी ली थी हम लोगों ने, जिसको बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। तो ये सचमुच ये चीज़ें होती हैं। दुबे जी, आपका क्या असेसमेंट है? ये जो एक तो हिंदुत्व राम मंदिर कितना प्रभावित करते हैं, दूसरा ये जो फ्रीबीज, अब देखिए ना, दिल्ली में, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश, कहाँ नहीं है ये, हर जगह ये है। अब पता नहीं, सरकारों को लगता है और अब कुछ ना कुछ देना चाहिए। देखिए, जो हिंदुत्व है और राम मंदिर है, उद्घाटन होने वाला है 13 जनवरी को। जी जी, ये हिंदुत्व और राम मंदिर ये बातें हैं, इनका महत्व माहौलबंदी के लिए है, नैरेटिव सेट करने के लिए है, और जो राजनीतिक विमर्श बनता है वो उसके लिए है। उससे क्या हुआ है कि पिछले 1990 के बाद से धीरे धीरे और पिछले 10 साल में काफी तेजी के साथ में जो हिंदू समाज है देश का, चाहे किसी भी समुदाय का हो, वो भाजपा से समर्थक समुदाय हो या ना हो, उनके अंदर एक भावना इस तरह की बनी है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये कुछ हमारी कुछ नेचुरल एलाई किस्म की है, जिसको नेचुरल एलाई कहते हैं, इस तरह की कुछ पार्टी है। ये दक्षिण भारत में भावना काफी कम है, लेकिन वहां भी कुछ इलाकों में ये भावना है। और दक्षिण के बाद जो पश्चिमी भारत है, उत्तरी भारत है, पूर्वी भारत है और मध्य भारत है, इसके अंदर तो ये भावना काफी है। ये भावना रखते हुए भी उसमें बहुत सारे लोग भाजपा के खिलाफ वोट करते हैं। ये भावना अनिवार्य तौर पर उन्हें भाजपा का वोटर बना देगी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन इससे ये एक माहौल बना है। इससे भाजपा को जो स्टार्टिंग पूंजी, जो शुरुआती पूंजी मिलती है चुनाव की, वो बड़ी जबरदस्त हो जाती है। और पिछले 10 साल में इस चीज का हम लोगों ने देखा है कि भाजपा की शुरुआती पूंजी जो है ना, वो काफी जबरदस्त होती है। सामुदायिक दृष्टि से भाजपा के साथ जुड़े हुए समुदाय मुझे गैर भाजपा समुदायों के मुकाबले ज्यादा बड़े और ज्यादा ठोस लगते हैं। मुझे ऐसा लगा। और मुझे लगता है कि भाजपा की चुनावी सफलता है, चुनावी सफलता में उसकी जो कम्युनिटी कनेक्ट है, जाति की बात नहीं कर रहा हूं मैं, समुदाय की बात कर रहा हूं। एक जाति 3 राज्यों में होती है, 3 तरह के समुदायों की तरह आचरण करती है, और तीनों अलग अलग राजनीतिक प्राथमिकताएं उसकी होती हैं। तो वो भाजपा का सामुदायिक कम्युनिटी कनेक्ट जो है, वो दूसरी पार्टियों के मुकाबले काफी ज्यादा है, और देश के ज्यादा बड़े इलाके में है। उसका जो कैचमेंट एरिया है, वो कैचमेंट एरिया बहुत है। तो एक तो वो हिंदुत्व की वजह से जो माहौल बंदी होती है, वो भाजपा के पक्ष में जाती है, और भाजपा का कैचमेंट एरिया काफी बड़ा है, इसलिए वो थोड़ी बहुत नाराजगी वाराजगी होने के बावजूद भी जो है ना, उसकी बहुत बुरी पराजय नहीं होती आमतौर पर भाजपा की। और वो या तो चुनाव जीत जाती है, या कुछ थोड़ा बहुत जीतते जीतते रह जाती है,
ये स्थिति होती है। आप देखेंगे कि भाजपा जिन प्रदेशों में चुनाव हारी है, उसमें बहुत कम प्रदेश ऐसे हैं जहां भाजपा का सुपड़ा साफ हुआ हो। वहां पे हार गई, समझ लो पिछली बार मध्य प्रदेश में हारी थी तो कोई बहुत बड़ी पराजय नहीं थी। राजस्थान में हारी थी बहुत, केवल छत्तीसगढ़ में सुपड़ा साफ हुआ था। तो अभी कर्नाटक में देखिए चुनाव हार गई, बहुत कम सीटें मिली, लेकिन वोट फिर भी उसको अच्छे और सम्मानजनक और काफी पिछली बार जैसे ही वोट मिले। तो दिल्ली में लगातार भाजपा चुनाव हारती है, लेकिन उसका एक मतदाता मंडल उसका एक फिक्स है, वो वोट उसको हर बार मिलता ही मिलता है। दिल्ली में तो भाजपा 6 चुनाव से नहीं जीती है, क्योंकि उस वोट को बढ़ा नहीं पाती थी, नहीं जीत पाती, लेकिन उसको अपना वोट जो है वो लगातार बार बार दोहरा मिलता है। तो ये एक भाजपा की एक खास विशेषता है जो कि दूसरी पार्टियों में नहीं दिखाई पड़ती। अच्छा, ये वाला भी जोड़िए, जो ये फ्रीबीज का खेल एक चलता है, ये कितना प्रभावित करता है चुनाव को? अच्छा, जहां तक फ्रीबीज का सवाल है, हाँ। मोदी जी ने जब ये खेल शुरू किया था जनधन योजना से, तो ऐसा लगता था कि ये खेल एक ही व्यक्ति खेल रहा है। फिर क्या हुआ कि दूसरी पार्टियों ने भी, उनके जो सत्तारूढ़ नेता थे उनके राज्यों में, उन्होंने भी इस खेल को पकड़ लिया। तो अब बहुत कुछ जो फ्रीबीज का और लाभार्थी बनाने का जो खेल है, वो मुख्यमंत्रियों द्वारा अपने अपने लाभार्थियों की दुनिया बना दी गई है। तो वो काफी कुछ एक हद तक न्यूट्रलाइज हो गया है। ये भाजपा को पता लग भी रहा है, इसीलिए मोदी जी 3 साल से लगातार रेवड़ी रेवड़ी क्यों बोल रहे हैं कि आप जो फ्रीबी बांटते हैं वो रेवड़ी है, हम जो फ्रीबी बांटते हैं वो समाज कल्याण है। तो इसीलिए वो रेवड़ी रेवड़ी बोलना शुरू हो गए। तो उन्होंने जो रेवड़ी तंत्र बनाया था मोदी जी ने, अब दूसरों ने भी अपने अपने रेवड़ी तंत्र बना दिए हैं। तो रेवड़ी तंत्र बनाने की ये प्रतियोगिता है जो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया है इसने आमतौर पर। ओके, अब एक सवाल मेरे मन में ये आता है प्रदीप जी कि कर्नाटक का सबसे रीसेंट इलेक्शन है और जहां पे आपका जो असेसमेंट था वो बिल्कुल 100% बैंग ऑन था। उस चुनाव के जरिए मैं अपने इस, जो हम लोगों ने भी चर्चा की, उसके मैट्रिक्स को समझना चाहता हूँ। कर्नाटक में क्या हुआ था अचानक से? देखिए, मैंने जैसे बताया, जनता ये देखती है कि ये जो सरकार है, वर्तमान सरकार है, उसने 5 साल पहले हमसे क्या वादे किए थे और जो उस 5 साल के प्रशासन के दौरान हमको क्या मिला, हमारी प्लेट में क्या आया। मैंने बताया ना, उनका जीवन उसी पे सरकार, इनकम्बेंट जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर निर्भर है। तो आप कर्नाटक की स्थिति देखिए कि शुरू के 15 महीने तो कुमार स्वामी जी की सरकार थी कांग्रेस के समर्थन से। उसके बाद येदुरप्पा जी बने और उसके बाद लास्ट के 21 महीनों में, 2 साल से थोड़ा कम, बसवराज बोम्मई बने। और उसी दौरान कोरोना भी आया और जो पृष्ठभूमि है साउथ के राज्यों की 2 बार तो बहुत बड़ी बात हो गई। ज्यादा करके कुछ अपवाद हैं जब जयललिता ने 2016 का चुनाव रिपीट किया था और अभी केरल के अंदर लेफ्ट ने चुनाव को रिपीट किया था। इस 2 अपवाद को छोड़ दें जो कि बहुत कम होते हैं, तो हर 5 साल में जनता अपनी सरकार बदल देती है। और यहां पे खासकर कर्नाटक में आप ये देखिए कि जनता को लगा कि इन सबको तो मौका दे दिया, तो इसमें जो 5 साल पहले, उसके 5 साल पहले सीतारामैया गवर्नमेंट थी जिसने पूरे 5 साल किए थे, वो तो इनसे कहीं बेहतर थे। तो जनता ने बड़ी संख्या में उस दिशा में चले गए। मैंने बताया ना, जब तक आपको जनता तक डिलीवरी कर पाने में आप असक्षम हैं, तब तक जनता आपके साथ नहीं होगी। आप उसी कॉन्टेक्स्ट में, मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि क्यों सरकारें रिपीट होती हैं, आप नवीन पटनायक जी को देख लीजिए। ऐसा राज्य जो करीब करीब हम कहते हैं कि लास्ट के 5 गरीब प्रदेशों में कहलाता है जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से। मिनरल बहुत से हो सकते हैं बट जनता को थोड़ी ना मिनरल मिल रहा है। उसके बाद वहां पर नवीन पटनायक जी कभी नजर नहीं आते। उनका कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं है कि 2nd और 3rd जो पंक्ति के नेता हैं वो जमीन के ऊपर सब कर रहे हैं, और उसके बावजूद उनको भाषा भी नहीं आती और उनकी आज की डेट में एज, उम्र और बहुत सारी उनके स्वास्थ्य के चलते वो ऐसे जाते भी नहीं है कनेक्ट भी। बट क्यों रिपीट करते हैं, ये आंसर होना चाहिए ना सबके पास, क्यों रिपीट करते हैं? वहां कहाँ हिंदू मुसलमान है, वहां कहाँ पर इस तरह की सारी विजिबिलिटी है, एडवर्टाइजिंग है, वगैरह वगैरह, फिर क्यों जीतते हैं?
तो साहब जो जनता की आशाएं अपेक्षाएं हैं, यदि आप वो पूरी करेंगे तो आप जीतते हैं। उसी का नाम डिलीवरी है। जो बड़े सेक्शन ऑफ सोसाइटी को चाहिए वो आप पूरा कीजिए, आप जीतते जाएंगे। ज्योति बसु जी जीतते थे, बंगाल की हालत देख लीजिए उस हिसाब से। बट वो तो हम अपने चश्मे से बंगाल की हालत देख रहे हैं ना, वहां के मानस से पूछिए ना जो उनको जिता रहा है, उसकी तो जरूरतें पूरी हो रही हैं, इसीलिए वो जीत रहे हैं। अच्छा, तो एक वैल्यू एडेड क्वेश्चन पूछ ले, क्या करंट तो वही कर्नाटक की बात है। करंट गवर्नमेंट आपको लग रहा है कि डिलीवरी दे रही है? मौजूदा सरकार डिलीवरी दे रही है क्या? ये थोड़ा वैल्यूड क्वेश्चन है। देखिए, मैंने वैसे ही कहा ना कि जो करंट गवर्नमेंट है, मैंने कहा ना कि एक जो ह्यूमन साइकोलॉजी और ह्यूमन काम कैसे करता है अपनी जरूरतों पे आधारित है। तो बहुत सी जरूरतें तो पूरी हो रही है, बहुत से लोगों की हो रही है, ठीक है। डिलीवरी की बात मैं कर रहा हूँ, इस सरकार के संबंध में मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जरूरतें बहुत सी पूरी हो रही है, बट सवाल ये उठता है कि अब कितनी जरूरतें बाकी हैं और उन बाकी जरूरतों को पूरा कर पाने में कौन विश्वसनीय सामने है, पार्टी या चेहरा, उसके अनुसार जनता ने निर्णय लेना है। क्योंकि हर आने वाला कल हर जाने वाले कल से बेहतर ही होना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो वो बेहतरी के लिए कौन ज्यादा उपयुक्त है उसके ऊपर जनता निर्णय करेगी। ये बात बिल्कुल सही है। हम लोग अच्छा बिजनेस चैनल में होने के नाते ना, मैंने कई बार दुबे जी जब तो अक्सर आते हैं मैं हमेशा कहता हूँ कि टेक इट लाइक ए बिजनेस, कि गुरु डिलीवर क्या किया आपने और कौन डिलीवर कर सकता हो सकता है किसी का बेटर ऑफर हो, कोई बहुत अच्छा और दे सकता हो तो मैं उधर जाऊंगा, बाकी इधर फ्रिंज के एलिमेंट से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दो जी फाइनल कमेंट आपका। नहीं, प्रदीप जी ने तो बहुत मैंने उनको ध्यान से सुना और काफी कुछ उनकी बातों में सीखने के लिए था, क्योंकि वो देश के सबसे विश्वसनीय और सबसे बड़े चुनाव शास्त्री हैं और उन्होंने उनसे जो बातें सीखी हैं उनके आधार पर मैं कुछ और सोचूंगा और लिखूंगा भी। मैं यही मानता हूं कि ये जो बीच का वोटर है जिसकी राजनीतिक निष्ठाएं तय नहीं हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा मेरी एक राय थोड़ी सी अलग है। मैं ये नहीं मानता हूं कि 6 महीने पहले तय कर लेता है। मुझे लगता है कि थोड़ा और समय लेता है तय करने में, थोड़ा और नजदीकी नजर रखता है चुनाव के ऊपर। तो वो क्लोजली वॉच करता है पूरे इलेक्शन को, तो वो बाद में वो आखिर में तय करता है। अभी भी 2024 के चुनाव में ये जो बीच का वोटर है ये बहुत ध्यान से सब चीजों को देख रहा है और ये जो निर्णय करेगा ये निर्णय ही उसी तरफ पलड़ा झुकेगा। और अभी इसके निर्णय को अपनी तरफ झुकाने में ज्यादा समर्थ अगर कोई दिख रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं। ओके प्रदीप जी, एक छोटा सवाल, ये जो आप लोगों ने कहा कि 30% का वोटर है, जो ये चुनाव दर चुनाव बदलता रहता है या 25-30% का एकदम ब्लॉक है, ये हमेशा इतने रहता है? नहीं, बदलता रहता है। जैसे मैंने बताया, हर राज्य में जहां पे कि 4 पार्टियां, फॉर एग्जांपल आप उत्तर प्रदेश की बात करें, थोड़े दिन पहले की बात कर लें तो 4 पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ती थी, जो कि 22 के चुनाव में चारों ने अलग लड़ा, आपके बसपा, सपा, कांग्रेस और बीजेपी। अब वहां पे चूंकि 4 पार्टियां हैं और जातिगत समीकरण काफी काम करते हैं, अलाइनमेंट भी है, और वहां पे आप पाएंगे कि आदिवासियों की संख्या ना के बराबर है। उत्तर प्रदेश में 1% है, तो वहां का जो फ्लोटिंग वोटर है वो ज्यादा 4 पार्टियों में बंटने के बाद 10% के आसपास रह जाता है, जो कि ओबीसी का, वो भी कुछ बिरली जातियों के ओबीसी का रह जाता है। और उसके अनुसार तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये 10% से 30% का फ्लोट होता है। वो सारा का सारा खेल डिपेंड है कि इनकम्बेंट गवर्नमेंट की क्या स्थिति है। यदि बहुत खराब स्थिति है तो जो लॉयल वोटर है, निष्ठावान वोटर है पार्टी का, वो भी स्विच हो जाता है। और उसी के चलते आप देखिए कि आप लोग उत्तर प्रदेश की 1 मिनट और ले लेता हूं आपको, उसके ऊपर आपको छोड़े जाता हूं कि आप उसके ऊपर सोचिए कि हम कहते हैं कि हिंदू मुसलमान या राम मंदिर का फर्क पड़ता है। आप उत्तर प्रदेश का ले लीजिए, जहां पे कि बाबरी मस्जिद का वो हुआ 91 के अंदर, उसके बाद क्या हुआ, और उसके बाद भी अटल बिहारी जी जैसे टॉल लीडर होने के बाद भी 96 में भी 182 सीटें आई, 98 में भी आई, उसके बाद भी 99 में जाके बड़ी मुश्किल से 5 साल की वो सरकार चली। तो क्या उस समय हिंदू मुसलमान चरम पर नहीं था? और उसके बाद उसके 20 साल तक साहब
भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश के अंदर 2012 के चुनाव में 38 सीटें थी, 38 आउट ऑफ 403। तो फिर वो कहाँ चला गया सारा हिंदू मुसलमान और भारतीय जनता पार्टी? वो 4 बार जो है, 2-2 बार सपा बसपा की सरकार आई, एक के बाद एक बदल के, फिर की ये पॉइंट तो सब उसके बाद ही हुआ, फिर जनता पार्टी तो कोई नजर ही नहीं आई। हाँ, बहुत बारीक सी चीज़ है, इसको समझना चाहिए इस विश्लेषण का, ये कि डिलीवरी कौन कर रहा है, प्रॉमिसेस कौन पूरे कर रहा है और आपके जीवन में किससे बेहतरी आ रही है, ये है असली ड्राइवर जहाँ पे आपको मतदान होता हुआ दिखता है। इस पूरे एनालिसिस का निचोड़ ये निकल के आ रहा है। हम लोग बिजनेस लैंग्वेज में हमेशा कहते हैं वैल्यूएशन नहीं, अर्निंग देखिए, कौन कमाई करके दे रही है कंपनी, वैसे ही कौन डिलीवरी देके आपको खुश कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हम सबसे जुड़ने के लिए और इतने बेहतरीन एनालिसिस के लिए कि 2024 किस तरह से आगे बढ़ेगा उसका एक मोटा खाका हमारे समझ में आ गया। और ये बहुत बारीक सी चीज़ें जो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को समझनी सीखनी चाहिए जब वो ग्राउंड पे जाएं सर्वे करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर।